जय हिंद। बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आईयूपीएसी नामकरण का लेक्चर नंबर 4। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 3 में पूर्व लग्न, अनुलग्न और मूल शब्द ये सारी जानकारियाँ यहाँ बोल लें। हमने आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए जितनी भी हमको सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसको हमने लेक्चर 3 में कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे लेक्चर 4 में एक्चुअल में हम इनका नामकरण कैसे करते हैं, पूर्व लग्न, अनुलग्न और मूल शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि प्रयोग कैसे करेंगे उनको। तो सबसे पहले उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये भी होते हैं कार्बनिक यौगिक। हाइड्रोकार्बन भी क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। हाइड्रोकार्बन भी क्या होते हैं मेरे भाई? ये भी होते हैं कार्बनिक यौगिक। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। इनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत ही रखते हैं हाइड्रोकार्बन को। तो अगर हाइड्रोकार्बन में हाइड्रो को ध्यान से देखा जाए तो इसका हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। पूरी कहानी को हम एकदम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हाइड्रो की बात की तो हाइड्रो का मतलब होगा हाइड्रोजन, और यहां पर दिख रहा होगा आपको कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में आपको दो चीजें निकल के आ गई, एक तो आ गया हाइड्रोजन और दूसरा आ गया कार्बन। तो आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो किसके बने होंगे? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। या बोल लें ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होंगे। इसमें और कुछ नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये रही हाइड्रोकार्बन की परिभाषा। और हाइड्रोकार्बन की परिभाषा को हमको ना ध्यान में रखना है तो हमको बस दो बातें याद रखनी है। हाइड्रो का मतलब होगा हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होंगे उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम ले लें CH4, तो आपको इसमें दिख रहा होगा एक है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। तो इनको हम बोलते हैं CH4। अगर इनकी ओपन चेन संरचना बनाएं तो कुछ ऐसे बनती है। और अगर इसका नाम भी लिख लें तो इसको हम बोलते हैं मेथेन। अभी हम बताएंगे कि यह नाम कैसे लिखा गया है, तो इसको हम मेथेन बोलते हैं। और ले लें C2H5, C2H6, इसे हम बोलते हैं एथेन। इसकी संरचना ऐसे बनेगी। तो ये रहा हाइड्रोकार्बन की थोड़ी सी कहानी। अब बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सी श्रृंखलाएं आएंगी, या बोले हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आएगा हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। तो बात करते हैं हाइड्रोकार्बन में तीन चीजें आएंगी। एक तो आएगा एल्केन। हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ते हैं एल्केन। एल्केन में होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर एल्केन कहीं आए तो आप बोलेंगे इसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। दूसरा हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं एल्कीन। दूसरा इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है एल्कीन। इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो एल्केन में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और एल्कीन में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और एक तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं एल्काइन।
एक होता है एल्काइन। एल्काइन में कार्बन का जो नेचर होता है वो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रही कुछ हाइड्रोकार्बन की कहानियां। अब यहीं से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यहीं से हमारे आईपीएसी नामकरण की शुरुआत होती है। हम यहीं से शुरू करेंगे आईपीएसी का नामकरण। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, हमने बोला कि ये भी क्या होंगे, कार्बनिक यौगिक ही होंगे। ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होंगे उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, C2H6, इसको हम बोलते हैं मेथेन और इसको बोलते हैं एथेन। ये रहे हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं एल्केन। एल्केन के कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दूसरा पढ़ते हैं एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और तीसरा पढ़ते हैं हम एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब हम एक एक करके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों की कहानियां क्लियर करेंगे, और इन्हीं तीनों में हम क्रियात्मक समूह को जब जोड़ेंगे तो उसे हम बोलेंगे क्रियात्मक समूह का नामकरण। तो कुछ कहानियां ऐसे आगे की तरफ चल रही होती हैं। तो आगे हम बात करेंगे सबसे पहले एल्केन के बारे में। एल्केन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हम पढ़ेंगे, जिसे हम बोलेंगे नोट पॉइंट। हम थोड़ी सी नोट पॉइंट की बात करेंगे। ये नोट पॉइंट क्या है, जरा सुनना। ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, या बोल लें ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनको हम कितनी संरचनाओं से डिनोट करवा सकते हैं, या इनकी कितनी संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे मैं लिखूं, यहां पर मैं लिख दूं C10H22, मैंने लिख दिया C10H22। मैंने ये एल्केन का फार्मूला लिखा, एल्केन का है, जो ये एल्केन है, ये जो हाइड्रोकार्बन आपको दिख रहा है ये एल्केन है, इसको मैंने लिख दिया। अब इसकी हम कितनी संरचनाओं को बना सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि कार्बन कितने हैं। इसमें है 10 कार्बन, तो 10 कार्बन हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 22 हाइड्रोजन है। तो आपको पता है कि कोई भी कार्बन कितने बंध बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा 4 बंध बना सकता है। तो अगर आपको देखेंगे तो ये पहले कार्बन के और दूसरे कार्बन के बीच में एक बॉन्ड पहले से बना हुआ है, तो इसको अभी कितने बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको 3 बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर लगेंगे 3 हाइड्रोजन। और यहां पर दूसरे कार्बन की बात करें तो इसके पास कितने बॉन्ड हैं, इसके पास आपको इसके आगे पीछे 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इसमें 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। इस सेम टू सेम इसमें भी हम 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, 2 हाइड्रोजन, इसमें भी हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहां पर भी 2 हाइड्रोजन ही होगा, यहां भी होगा 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां होगा 3 हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो हमने लिखा है 10 कार्बन और 22 हाइड्रोजन। तो पहली संरचना आपको ऐसे देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी संरचना अब आप इसकी बना सकते हैं। दूसरी संरचना की हम बात करें तो अब आपको देखने को मिलेगा यहां पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन, कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3, 1 2 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3। तो CH3 लिख दिया, बीच में क्या है, डंडी है, डंडी के बाद कार्बन है तो कार्बन लिख दिया। अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, तो हम लिख देंगे CH2। अब आगे जाएंगे तो फिर से क्या आएगी, डंडी और कार्बन, तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 2, तो हम लिख सकते हैं CH2। सेम टू सेम वैसे CH2 यहां भी होगा, CH2 यहां भी होगा, CH2 यहां भी होगा, और CH2 यहां भी होगा, CH2 यहां भी होगा, CH2 यहां भी होगा, और उसके आगे आ जाएगा CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो दूसरी संरचना आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। अब तीसरी संरचना हम कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। तीसरी संरचना में हम इस बॉन्ड को, जो आपको कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिख रहे हैं, हम इन बॉन्ड को गायब करेंगे। तो तीसरी संरचना आपको ऐसे देखने को मिलेंगी, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10। तो ये आपको तीसरा दिख गया। पहला तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिख लो, दूसरा आप इसकी खुली संरचना बनाओ, तीसरा आप इस खुली संरचना को थोड़ा सा और कंप्रेस कर सकते हो और इसमें आप सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। और अगर हम चौथी संरचना की इसकी बात करें कि इसी को हम कितने रूप में लिख सकते हैं, तो हमने 3 आपको दिखा दिए। ये आपको 3 लग रहा होगा कि 3 संरचना आपको कैसी दिख रही है। पहली एकदम खुली है, दूसरी वाली थोड़ी सी कंप्रेस है, तीसरी वाली एकदम सी कंप्रेस है। अब चौथी की बात करेंगे तो चौथों को हम बोलते हैं बंध निरूपण, या उसी को हम बोलते हैं आबंध निरूपण। जब हम आबंध निरूपण दिखाएंगे तो उसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन को गायब कर देते हैं, सिर्फ हम रेखा द्वारा दिखाते हैं कि यहां पर कार्बन और यहां पर हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो कहानी उसकी शुरू कहां से होती है जरा सुनिएगा। तो जहां से शुरू होगा वहां पर होगा कार्बन, यहां है कार्बन, फिर जहां पर मोड़ आएगा वहां पर होगा कार्बन। तो ऐसा दिखेगा आपको, ए रहा, ए कार्बन रहा, तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर है 7 8 9 और 10। तो आपको देखने को मिलेगा यहां एक कार्बन है और यहां एक कार्बन, इन दोनों कार्बनों के बीच में एक आपको डंडी दिख रही है। तो यहां पर हम कितने हाइड्रोजन लगा सकते हैं? यहां पर हम 3 हाइड्रोजन लगा पाएंगे। उसी प्रकार से हम यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, ऐसे करते करते हम यहां पर 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो आप किसी भी का हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक को कुछ इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं, पहली संरचना, दूसरी, तीसरी और ये रही चौथी संरचना। ऐसे आप एक संरचना को या एक फार्मूला को इतनी संरचनाओं में विभाजित करके लिख सकते हैं। अगर इसको हम और कंप्रेस करना चाहें तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपको ध्यान रखना है, बंध निरूपण जब भी करेंगे आपको ध्यान रखना है, जहां से आप शुरू करेंगे वहां पर कार्बन, और जहां पर आपको मोड़ दिखेंगे वहां पे कार्बन, और जहां पर आप ये कहानी को जाके खत्म करेंगे वहां पर आपको कार्बन देखने को मिलेगा। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का निरूपण हम ऐसे कर पाते हैं। तो इसको आप ध्यान से एकदम देखिएगा, इतना विधिवत ढंग से आपको पढ़ाया नहीं जाता है। तो बट ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी को, कोई भी टीचर हो, आपको सारी कहानियों के बारे में बारी बारी से बतानी चाहिए। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उससे वो मैटर नहीं करता कि टाइम क्या लग रहा है, आपको समझाया कैसे जा रहा है और आपको समझ में कितना आ रहा है, ये मैटर करता है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम कुछ ऐसे निरूपित कर सकते हैं, इतने प्रकार से हम इसकी संरचना को बना सकते हैं। तो आगे अब हम बात करने वाले हैं एल्केन की। ये आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब हम बात करेंगे एल्केन की और जल्दी जल्दी हम शुरू कर लेंगे नामकरण कैसे करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एल्केन की। सारी कहानियों को हम स्किप करके अब बात करेंगे हम एल्केन की, अपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है उसकी। एल्केन, अगर हम एल्केन के बारे में बात करें तो एल्केन का जो सूत्र होता है, सबसे पहले हम सूत्र से ही शुरू करेंगे। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। यहां पर जो n दिख रहा है, n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन, n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, आप 100 तक कार्बन ले जा सकते हैं, कहीं तक ले जाइए। तो नंबर ऑफ कार्बन होता है n बराबर। और हम बात करें कि इसमें जो कार्बन कार्बन होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, कार्बन कार्बन के बीच में मेरे भाई एकल बंध जोड़ा जाता है। और इसमें जो अनुलग्न प्रयोग होता, अनुलग्न जो प्रयोग होगा, जो इसमें हम सफिक्स यूज करेंगे, वो सफिक्स हम यूज करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम जोड़ते हैं एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम जोड़ेंगे एन। तो अगर हम इस फार्मूले में n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 ऐसे करते करते रखते रखते चले जाएं तो लगातार आपको एल्केन की संरचना मिलती जाएगी। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं n बराबर 1। अब इस फार्मूले में हम n बराबर 1 रख के चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, C1H2 × 1 + 2।
तो अगर हम किसी भी अल्फ़ाबेट का हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 ही, सी वही अल्फ़ाबेट ही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा सी। यहाँ अगर 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस इसके साथ क्या है 2। अगर इसको हम ऐड करें तो यहाँ पर आ गया सी, यहाँ पर आ गया 4, तो ये बन गया CH4। तो पहला एल्केन होता है जिसे हम बोलते हैं CH4। तो अब इसका हम नामकरण करेंगे, तो नामकरण करने के लिए हमको आगे हम आपको बताएंगे कि नामकरण की कौन कौन से विधियां हैं या कौन कौन से नियम हैं नामकरण में। तो एल्केन के लिए सबसे सिंपल हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितने कार्बन है। कार्बन 1 है, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। अब देखेंगे कि इसमें जो कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो इसमें कोई बॉन्ड का झंझट तो नहीं है। अगर एल्केन है तो एल्केन के अंत में हम जोड़ते हैं एन। क्या जोड़ेंगे मेरे भाई, एन, तो ये बन जाएगा मेथेन। तो ये रहा IUPAC नामकरण, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ये रहा जिसको हम बोलेंगे मेथेन। तो CH4 का IUPAC नामकरण क्या होता है, मेथेन। तो एल्केन की कहानी कुछ ऐसी होती है। सूत्र क्या होगा, CnH2n+2, जहां n बराबर होगा नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद हम अनुलग की बात करें तो अनुलग्न इसमें एन जोड़ा जाएगा। इसके जो मूल शब्द के पीछे जोड़ेंगे, हम मूल शब्द के पीछे एन शब्द का प्रयोग करेंगे। और एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, और हम बात करें अगर हम n बराबर रख लें 5, n बराबर 5, तो आपको सारी कहानियां इसी सूत्र में रखनी है। जहां जहां पर n है वहां वहां पर 5। तो पहले आ जाएगा C5 प्लस 2 गुणे 5 प्लस 2, तो ये आ जाएगा C5, 5 दूनी 10 होगा, और 10 में जब दो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 12। तो यहां बन गया C5H12। तो इसमें कार्बन कितने हैं, इसकी संरचना बना लेते हैं। सबसे पहले 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 10 हाइड्रोजन, 11 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन। तो आपको ये हाइड्रोजन दिख गए, ये संरचना दिख गई। और अगली संरचना कैसे बना पाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब तो एकदम हलवा लग रहा होगा संरचना बनाना, CH2 और बन जाएगा CH3। अब इनका नामकरण हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कार्बन कितने हैं। तो कार्बन आपको दिख रहा होगा 5। तो जब हमने मूल शब्द पढ़ाया था तो मूल शब्द में हमने बोला था 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट। तो हम लिख लेंगे यहां पर 5 कार्बन को क्या बोला जाएगा, पेंट। उसके बाद हम जाएंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे एन। तो यहां पर बन जाएगा पेंटेन। क्या बन गया मेरे भाई, यहां पर बन गया पेंटेन। तो ये ऐसे करते हैं नामकरण हम किसका, एल्केन का। अब n बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं। n बराबर हम 6 रख लें, 7 रख लें, 8 रख लें, 9 रख लें। तो n बराबर हम ऐसे रखते चले जाएंगे तो आपका एल्केन आता चला जाएगा। तो आपके लिए कुछ होमवर्क भी हम देंगे। तो आपको HW में आज करके आना है n बराबर 10, n बराबर 12, n बराबर 15 और n बराबर 20 आपको होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में पिन करना या कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका IUPAC नामकरण क्या होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं और थोड़ी सी संरचनाओं की। जैसे हम बात कर लें एल्केन में, एल्केन में हम बात कर लें, जैसे हम दे दें आपको CH3 CH2। अगर इनमें शाखाएं आ जाएं, एल्केन की संरचना में अगर हम शाखाओं के बारे में बात करें तो उनका नामकरण कैसे करेंगे। जैसे यहाँ आ गया CH, CH3, CH2, CH, यहाँ पर आ गया Br, CH, यहाँ पर हो गया Cl, CH3। तो ये आपको दिख रहा है एक कंपाउंड जिसका नामकरण हमको करना है। तो अब इसका नामकरण करने के पहले हम थोड़े से नियम के बारे में जानेंगे। तो किसी भी IUPAC का नामकरण करने के लिए आपको 3 चीज़ों या 3 नियमों पर विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं 3 नियमों से कोई सा भी IUPAC हो उसका नामकरण आप आसानी से कर पाएंगे। कोई सा भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए आप उसका नामकरण कर पाएंगे। सो सबसे पहला जो नियम है उसमें है मुख्य श्रृंखला का चयन। सबसे पहली कौन सी है, मुख्य श्रृंखला का चयन। तो सबसे पहला नियम नंबर 1 की हम बात करें
नियम नंबर 1 की हम बात करें तो नियम नंबर 1 में सबसे पहला आएगा मेरे भाई मुख्य श्रृंखला का चयन। मुख्य श्रृंखला का मुख्य श्रृंखला को हम जनक श्रृंखला भी कहते हैं। तो सबसे पहला नियम आएगा मुख्य श्रृंखला का चयन। तो मुख्य श्रृंखला का चयन हम करते कैसे हैं, तो जरिए सुनिएगा। मुख्य श्रृंखला का चयन हम ऐसे करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, ऐसी चेन को हम खोजेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। अगर आपको रास्ते दिखें तो जरा देखिएगा, आपको कितने रास्ते इस कंपाउंड में दिख रहे हैं। एक तो आपको दिखेगा ये सीधा जाता हुआ, यहां जाके खत्म हो रहा है। और अगर दूसरे की बात करें तो एक दूसरा आपको दिख रहा होगा जो यहां से शुरू हो रहा है, इसको डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे हैं, जो यहां पर शुरू हो रहा है। आपको यहां पर दो रास्ते दिख रहे होंगे, एक रास्ता किस तरफ जा रहा है, एक रास्ता सीधा सीधा है और एक रास्ता आपको, एक श्रृंखला आपको यहां पर दिख रही होगी जो यहां से नीचे चली गई है। तो अब इन दोनों में हमारी जनक श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला कौन सी बनेगी, तो मुख्य श्रृंखला उसे हम बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी, उसे हम बोलेंगे मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला का चयन कार्बन की संख्या अधिक होगी, ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन की संख्या क्या होगी, ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी उसे हम बोलेंगे मुख्य श्रृंखला। तो मुख्य श्रृंखला का चयन करने का तरीका यही है कि मुख्य श्रृंखला में हमको खोजना है कि किसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है, उसी को हम बोलेंगे अपनी मुख्य श्रृंखला। तो हम दोनों श्रृंखलाओं की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप सीधी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मान रहे हैं तो इसमें कितने कार्बन मिल रहे हैं भाई, इसमें आपको मिलेंगे 7 कार्बन। अगर इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको कितने कार्बन देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ 6 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। तो कार्बन किसमें ज्यादा है, कार्बन ऊपर वाले में ज्यादा है, जो सीधा आपको दिख रहा है इसमें कार्बन ज्यादा है। तो हमारी मुख्य श्रृंखला कौन सी बनेगी, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा है, वही हमारी क्या बनेगी, मुख्य श्रृंखला बन जाएगी। तो अब मुख्य श्रृंखला का चयन तो हो गया, पहला नियम आपको समझ में आ गया। मुख्य श्रृंखला का चयन हमने ऐसे किया जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा था, वही हमारी क्या बन गई, मुख्य श्रृंखला बन गई। अब दूसरे नियम की हम बात करेंगे तो दूसरे नियम में होता है नंबरिंग। दूसरे नियम में हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। अब काउंटिंग करते क्यों हैं ये भी यही जान लीजिए। काउंटिंग इसलिए होती है क्योंकि ये जो साइड में प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, ये इस मुख्य श्रृंखला के कौन से कार्बन पर लगे हुए हैं, इसको पता करने के लिए हम काउंटिंग करते हैं। अब काउंटिंग किस तरफ से करेंगे वो भी हम बात करेंगे। तो ये कहानी आपको दिख रही होगी, उदाहरण में सबसे पहला नियम है मुख्य श्रृंखला का चयन। ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी उसे हम मानेंगे मुख्य श्रृंखला। अच्छा, अगर दो श्रृंखलाएं आ जाएं जिसमें कार्बन की संख्या समान हो, तब हम मुख्य श्रृंखला किसे बोलेंगे। तब हम चेक करेंगे कि ऐसी श्रृंखला जिसमें ये प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा मिल जाए, ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रतिस्थापी ये जो साइड चेन आपको दिख रहे हैं मुख्य श्रृंखला के साइड साइड में जो हैं उनकी संख्या अगर ज्यादा है तो उसी को हम मानेंगे अपनी मुख्य श्रृंखला। चाहे वो सीधा हो चाहे वो कहीं से भी गया हो, उसी को हम मानेंगे मुख्य श्रृंखला जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कहानी पहली हो गई, मुख्य श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे। अब हम नियम 2 की बात करेंगे। अगर आईपीएससी नामकरण के नियम 2 की हम बात करें, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में क्या होगा, उदाहरण यही हम रखते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH Br CH Cl CH3, ये रहा उदाहरण। पहला नियम तो हमने जान लिया, मुख्य श्रृंखला का चयन हम कैसे करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा वो हमारा क्या होगा, वही हमारी हो जाएगी मुख्य श्रृंखला। अब दूसरी बात करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग की हम बात करेंगे, या बोल लें इसको हम करते हैं दूसरा काम क्या है, नंबरिंग।
दूसरा काम हम क्या करते हैं, नंबरिंग करना। दूसरा काम हमारा क्या है, नियम नंबर 2 क्या बोलता है कि नंबरिंग करना। अब नंबरिंग किस लिए करते हैं, क्योंकि हमको पता करना होता है कि ये जो आपके प्रतिस्थापी या मुख्य श्रृंखला के साइड साइड में जो छोटी श्रृंखलाएं हैं वो इस मुख्य श्रृंखला के कौन कौन से कार्बन पे हैं। तो दूसरा होता है नंबरिंग करना। अब नंबरिंग हम किस तरफ से करेंगे, नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे। नंबरिंग नंबरिंग उस साइड से किया जाएगा जिस तरफ से ये प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो या प्रतिस्थापी संख्या को कम मिले, प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले, तो नंबरिंग उस साइड से किया जाएगा जिस तरफ से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले, कम नंबर मिले। कम नंबर मिले। एकदम सिंपल भाषा, आपकी भाषा में मैं बता रहा हूं कि नंबरिंग उस साइड से हम करेंगे जिस तरफ से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले, तो उसी तरफ से हम नंबरिंग करते चले जाएंगे। अब इसमें हम बात करेंगे कि अगर हम यहां से बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहां पर आपको पहला प्रतिस्थापी इस तरफ से कौन से कार्बन पे दिखा, तीसरे पे। अगर हम यहां से करें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहां पर कौन से कार्बन पे दिख रहा है, तो यहां पर दूसरे कार्बन पे। तो यहां से दूसरे कार्बन पे और इस साइड से तीसरे कार्बन पे, तो नंबरिंग हम कहां से शुरू करेंगे, नंबरिंग हम इस साइड से शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा पहला प्रतिस्थापी जो है उसको इस साइड से नंबरिंग करने पे कम नंबर मिल रहा है। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपको ये झमेला नहीं करना है तो नंबरिंग करने का एक दूसरा तरीका होता है कि आप दोनों साइड से नंबरिंग करिए। पहले यहां से नंबरिंग करिए और प्रतिस्थापियों की संख्या देखिए, पहला, दूसरा और तीसरे कार्बन पे पहला प्रतिस्थापी, चौथा, पांचवा, पांचवे पे दूसरा प्रतिस्थापी, फिर कौन सा आ जाएगा, छठे पे तीसरा है। तो यहां से जब हम नंबरिंग करें तो हमको क्या मिला, 356। अब यहां से बात करेंगे तो पहला और दूसरा, पहला प्रतिस्थापी कौन से कार्बन पे, दूसरे पे, दूसरा कौन से पे है, तीसरे कार्बन पे, चौथा और पांचवा, जो तीसरा है वो हमको कहां मिल रहा है, पांचवें कार्बन पे मिल रहा है। तो यहां से नंबरिंग करने पे 235 और यहां से नंबरिंग करने पे 356 आ रहा है। तो नंबरिंग करते समय जिस तरफ आपको नंबर छोटा मिले, नंबरिंग उसी तरफ से करना होता है। आपको ये सारी बातें याद नहीं करनी है, आपको बस इतना याद करना है, हम नंबरिंग करेंगे दोनों तरफ से, हम ना मानने वाले, हम करेंगे दोनों तरफ से, और जिस तरफ से करते समय हमको नंबर प्रतिस्थापियों की संख्या में क्या मिल जाए, कमी मिल जाए, उसी तरफ से हम नंबरिंग करते चले जाएंगे। अब तीसरे नियम में हम करेंगे नामकरण। दूसरा नियम क्या बोलता है कि नंबरिंग उस तरफ से किया जाएगा जिस तरफ से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। तो दोनों तरफ से जब हमने नंबरिंग किया तो इस साइड से जब हम नंबरिंग करेंगे उस साइड से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिला। अब हम बात करेंगे कि तीसरे नियम की अगर हम बात करें तो तीसरे नियम में क्या होता है, तीसरे नियम में होता है नामकरण। किसी भी आईपीएसी का नामकरण तीसरे नियम के अनुसार हम करेंगे। नियम नंबर 3, अब आईपीएसी का नामकरण करने के लिए तो तीसरा नियम बोलता है कि नामकरण। तीसरा नियम क्या होता है, नामकरण। अब नामकरण हम कैसे करते हैं, एग्जाम्पल फिर से हम लिखेंगे, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH Br CH Cl और CH3। अब इसमें हमने दो चीजें कर लिया, एक तो हमने मुख्य श्रृंखला का चयन कर लिया, पहला काम किया, दूसरा काम हमने नंबरिंग भी कर लिया। अब तीसरा काम करेंगे हम नामकरण। अब नामकरण के जब हमने आपको बताया था तो सबसे पहले नामकरण हम करते हैं पूर्व लग्न का। ये जो आपको साइड साइड में मुख्य श्रृंखला के साइड साइड में आपको छोटी छोटी श्रृंखलाएं दिख रही हैं, सबसे पहले उन्हीं का नामकरण होगा। उसके बाद हम मुख्य श्रृंखला का नामकरण करेंगे मूल शब्द के अनुसार।
और उसके बाद हम उसमें जोड़ेंगे अनुलग्न। तो आपको नामकरण कुछ ऐसे करना होता है। तो पूर्व लग्न का नामकरण सबसे पहले हम करेंगे, तो आपको यहां पर एक से अधिक पूर्व लग्न दिख रहे होंगे। तो एक से अधिक पूर्व लग्न में जब हम नामकरण करेंगे तो हम करेंगे अल्फाबेट के आधार पे। अल्फाबेट में जो सबसे पहले आएगा उसी का नामकरण सबसे पहले किया जाएगा। जैसे यहां पर दिख रहा होगा मेथिल, यहां की बात करें तो इसको हम बोलते हैं मेथिल। मेथिल किससे शुरू हो रहा है? यम से। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोमीन। ब्रोमीन शुरू हो रहा है बी से। और इसको हम बोलते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन शुरू हो रहा है सी से। अल्फाबेट में जो सबसे पहले उसका नामकरण सबसे पहले, तो हम नामकरण करते हैं। यहां पर है बी आर, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कौन से कार्बन पे है। मुख्य श्रृंखला के तीसरे कार्बन पे है, तो हम यहां लिख देंगे 3। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, जब हम नंबर के बाद शब्द लिखेंगे तो बीच में हम हाइफन का प्रयोग करते हैं, एक छोटी सी डंडी का। तो यहां पर हो गया तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन लगा है, तो ब्रोमीन को हम क्या बोलते हैं भाई? ब्रोमीन को अनुलग्न के रूप में हम बोलते हैं ब्रोमो। तो क्या हो गया? 3 ब्रोमो। उसके बाद अल्फाबेट में फिर कौन आ रहा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन कौन से कार्बन पे है? तो क्लोरीन है दूसरे कार्बन पे, तो हम इसे लिखेंगे क्लोरो। इसे हम क्या लिख लेंगे? क्लोरो। अब उसके बाद तीसरे की बात करें तो 5वें कार्बन पे है, तो 5वें कार्बन पे लगा है मेथिल, तो इसे हम बोलेंगे मेथिल। उसके बाद जब हमारा पूर्व लग्न हो जाता है तो पूर्व लग्न के बाद हम कहा जाते हैं मूल शब्द, या बोल लें मुख्य श्रृंखला। तो अब हम बात करेंगे कि मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। मुख्य श्रृंखला में 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट। अब उसके बाद हम किस तरफ जाएंगे? इसके बाद हम जाएंगे अनुलग्न की तरफ। अनुलग्न में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखा जाता है। अब कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा, तो अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहां हम जोड़ लेंगे एन। तो ये क्या बन जाएगा? 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 5 मेथिल, हेप्टेन। तो कुछ इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। तो आपको ये 3 नियम आपको विशेष ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करना। मुख्य श्रृंखला का चयन हम ऐसे करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। दूसरा काम हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग हम उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से प्रतिस्थापियों को कम नंबर मिले। उसके बाद तीसरे काम पे हम जब पहुंचेंगे, तीसरे नियम पे, तो हम बोलेंगे नामकरण। तीसरा नियम बोलता है कि नामकरण करेंगे तो सबसे पहले पूर्व लग्न का नामकरण, उसके बाद मूल शब्द का, फिर अनुलग्न का नामकरण होता है। तो हमने बारी बारी से सारी कहानियों को एक डिटेल में समझ लिया। तो कुछ ऐसे आईपीएसी, किसी भी कंपाउंड का आईपीएसी नामकरण किया जाता है। नामकरण में अगर आपको एक से अधिक प्रतिस्थापी दिख रहे हैं तो उनका नामकरण हम अल्फाबेट के आधार पर करते हैं। जैसे ब्रोमीन बी से शुरू हुआ तो इसका नाम सबसे पहले, क्लोरीन सी से शुरू हुआ तो इसका नाम उसके बाद, और मेथिल एम से शुरू हुआ तो इसका नाम सबसे लास्ट में। फिर हमने नामकरण किया मूल शब्द का, मूल शब्द के बाद हमने उसमें अनुलग्न जोड़ दिया, और आईयूपीएसी नामकरण कुछ ऐसा आपको मिल गया। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में बैठा लेनी है और सारी कहानियों को डिटेल में करते चले जाना है। तो ये रही कहानी किसी भी कंपाउंड का नामकरण करने के लिए। और एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या करना है? एग्जाम्पल देखते जाएंगे। जैसे हम लिख दें यहाँ CH3, CH, CH2, CH3, CH2, यहाँ हम लिख दें CH, यहाँ लिखें NO2, CH2, CH, यहाँ हम लिख दें CH3, CH2, CH2, CH3। अब ये देख रहे हैं आपको तो कंपाउंड देखने को मिल रहा है। अब इसमें सबसे पहले नंबर आप कार्बन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन। आपको 2 श्रृंखलाएं दिख रही होंगी, एक सीधी दिख रही होगी और एक यहाँ आपको दिख रही होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसमें कार्बन ज्यादा होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन आपको सीधी श्रृंखला में दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कार्बन आपको इस वाली श्रृंखला में देखने को
मिल रहा है, तो आपकी मुख्य श्रृंखला कौन सी बन जाएगी? ए वाली श्रृंखला आपकी मुख्य श्रृंखला बन जाएगी। ये रहा, पहले हमने मुख्य श्रृंखला का चयन कर लिया। अब हम बात करेंगे नंबरिंग की। तो नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जरा यहाँ बात करते हैं। 1 2 3, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो पहला प्रतिस्थापी आ रहा है वो कौन से कार्बन पे है? तीसरे पे। 1 2 तीसरे पे आ रहा है। अगर यहाँ से हम बात करें 1 2 3 4, यहाँ से कौन से कार्बन पे आ जाएगा? चौथे। अगर ऐसा नहीं करना है तो हम दोनों तरफ से करेंगे। 1 2 3, पहला कौन से पे आ रहा है? तीसरे कार्बन पे। 4 और 5, दूसरा कौन से पे आ रहा है? पांचवें कार्बन पे। 6 और 7, तीसरा कौन से पे आ रहा है? 7 कार्बन पे। अब इधर से जब हम करेंगे तो 1 2 3 4, तो पहला कौन से पे आ रहा है? चौथे कार्बन पे। 5 और 6, दूसरा कौन से पे आ रहा है? छठे कार्बन पे। 7 और 8, तीसरा कौन से पे आ रहा है? 8वें कार्बन पे। तो इधर से जब हमने नंबरिंग किया तो हमको क्या मिला? 468। इधर से हमने किया था तो हमको मिला था 357। तो जिस तरफ से हमको नंबर छोटा मिलेगा नंबरिंग हम उसी तरफ से करेंगे। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम बात करेंगे नामकरण का। तो नामकरण हम सबसे पहले करते हैं पूर्व लग्न का। तो पूर्व लग्न में भी अगर आपको एक से अधिक पूर्व लग्न दिखाई दे तो सबसे पहले हम नामकरण करते हैं किसका? अल्फाबेट के आधार पे। तो इसे हम लिखते हैं नाइट्रो यानी N, इसे हम लिखते हैं मेथिल M, ये भी मेथिल है तो इसे हम लिखेंगे M। तो N से पहले यम आता है तो सबसे पहले यम का जो मेथिल है उसका नामकरण करेंगे। तो मेथिल आपको कितने दिख रहे हैं? सेम संरचना आपको 7वें कार्बन और 8वें तीसरे कार्बन पे देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले इनका नामकरण हम करेंगे तो लिखेंगे 3,7। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहीं अगर किसी भी दो नंबर को हम अलग कर रहे हैं तो इनके बीच में कामा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर नंबर के बाद शब्द आ रहे हैं तो बीच में हम हाइफन लगाएंगे। तो 3,7, तो कितने मेथिल आपको दिख रहे हैं? 2। तो 2 के लिए हम प्रयोग करेंगे डाई मेथिल। तो हो जाएगा 3,7 डाई मेथिल। उसके बाद हम बात करेंगे 5 नाइट्रो। तो ये रहा आपका पूर्व लग्न 3,7 डाई मेथिल 5 नाइट्रो। तो अब हम बात करेंगे मूल शब्द के नामकरण की। ये जो मुख्य श्रृंखला है तो मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की है भैया? मुख्य श्रृंखला जो है मेरे भाई वो 10 कार्बन की है। तो मुख्य श्रृंखला में अगर 10 कार्बन है तो उसे हम बोलते हैं डिक। उसके बाद हम बात करेंगे कि कार्बन का नेचर कैसा है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन है। एल्केन के अंत में हम जोड़ते हैं एन, तो यहां हम यूज करेंगे एन। तो ये बन जाएगा 3,7 डाई मेथिल 5 नाइट्रो डेकेन। ये रही आपको कहानी दिख रही है आईपीएसी नाम। तो कुछ इस प्रकार से आप आईपीएसी नामकरण कर सकते हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन की। तो आज की क्लास में हम बस इतना रखेंगे। आगे हम एल्केन एल्कीन और क्रियात्मक समूह की बात करेंगे और कुछ नियम हैं इसमें, उसकी भी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।